हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम 11वीं क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, व्हाट इज़ लाइफ के बारे में सही तरीके से जानेंगे लाइफ के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अर्नेस्ट मेयर born on 5 July 1904 in Kempten, Germany. Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century. अर्नेस्ट मेयर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा गया। वे 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे। मेयर ने 1953 में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को ज्वाइन किया और वे 1975 में रिटायर्ड हुए हैं। एज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस थ्रूआउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर। अपने उन्होंने 80 ईयर के कैरियर में हिज रिसर्च स्पैन्ड ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, geography, evolution, systematics and the history and philosophy of biology के बारे में स्टडी की। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन करंटली डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। मेयर्स वाज अवार्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मेयर्स को 3 अवार्ड्स से अवार्डेड किया, नवाजा गया, इसलिए उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा गया। द बेल्जियम प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। 2004 में उनकी डेथ हो गई, वह 100 ईयर्स के थे। इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर नेक्स्ट की ओर। अब द लिविंग में हम फर्स्ट हमारी हेडिंग है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब हम लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेड बाय ए लिविंग। तो हम अपने चारों और जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं अपने चारों, तो हम देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, reproductions, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature। हमारे माइंड में आता है उस यूनिक फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस, ability to sense environment, mount a suitable response to our mind immediately to unique feature। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये यूनिक फीचर्स हैं। वन कैन एडेड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म। हम कुछ फीचर्स को एडिट करते हैं जो इंटरनल फीचर्स, जैसे मेटाबॉलिज्म, हमारे सेल्स में होने वाले 100 रिएक्शंस जो एक साथ होती हैं, वन सेल्स में होने वाली रिएक्शंस जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एबिलिटी टू सेल्स रिफ्लिकेट, हम सेल्स रिफ्लिकेट होने की एबिलिटी, सेल्स सेल्फ ऑर्गेनाइज इंटैक्ट एंड इमेजेस टू दिस लिस्ट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के जो ट्विन कैरेक्टर हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मास भी होगा। जैसे जब हमें चाइल्ड बर्थ लेता है
तो वो स्मॉल होता है। जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ जाता है, वो चाइल्ड अडल्ट पोजीशन में पहुंचता है, तो उसका मास इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स का नंबर भी इंक्रीज हो चुका है, जो ट्विन कैरेक्टर्स है ऑफ ग्रोथ के, आप उससे पता लगा सकते हैं। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू थॉट दियर लाइफ स्पेन। जो प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है, लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। लास्ट में क्या है, थोड़ी होती है मगर होती रहती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन, बट एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल में एक लिमिटेड एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होने लगती है। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वह सेल्स के द्वारा रिप्लेस्ड हो सकते हैं, लॉस्ट सेल्स के द्वारा रिप्लेस हो सकते रहते हैं। यूनिवर्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आल्सो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो कल्चर जो होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके अंदर जब मेल्स और फीमेल्स के जो ओवम्स एंड मेल्स से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें क्लियर डिवीज़न होता है, तो उससे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, इससे उसका मास भी इंक्रीज होता है। तो हम उसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल्स के नंबर को काउंट कर सकते हैं। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेल नंबर इंक्रीज होगा, जो ट्विन कैरेक्टर है ऑफ ग्रोथ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। मैं इसको कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। A majority of either animal and plant growth and reproduction are mutually exclusive. Most mutually exclusive events है reproductions, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉन्सिडर्ड एज ए ग्रोथ। आप किसी अगर ऑर्गेनिज्म में उसका बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हो रही है, उसमें फास्ट ग्रोथ हो रही है, जिससे उसका सेल इन नंबर इंक्रीज होता है तो उसका मास भी उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बॉडी मास इज कॉन्सिडर्ड एज ए ग्रोथ। आप उसके मास से आइडिया लगा सकते हो कि उसमें ग्रोथ फास्टेड हो रही है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ ही टैग इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियंस फॉर ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ग्रो करते हैं, बट उनमें ग्रो जो होती है वो एक्यूमुलेशन से होती है। माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो करते हैं। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सेप्टेड बाय ए नॉन लिविंग। जो ये एक नॉन लिविंग ग्रोथ है, इम्पोर्टेंट है ये। जो तुम्हारे माउंटेन्स बोल्डर्स सैंड माउंट्स डू ग्रो। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग ग्रोथ है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सेप्टेड बाय नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग ग्रोथ है। ऑब्जेक्ट बाय इज एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जो एक्यूमुलेशन मटेरियल हो जाता है, जो मटेरियल एक्यूमुलेशन हो जाता है ऑन द सरफेस पर। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम साइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा ये। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of a living system. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
बट जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करते हैं। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, जो डेड ऑर्गेनिज्म उनमें ग्रोथ नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्लियर कर दीजिए। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग, रिप्रोडक्शन है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ लिविंग का, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शंस करते हैं रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी प्रोसेस फीचर मोर और लेस सिमिलर, जो उसके प्रोजेनी से मोर और लेस सिमिलर होते हैं टू दोस ऑफ पेरेंट्स से लेस और मोर सिमिलर होते हैं। इन वेरिएबली एंड implicitly we refer to sexual reproduction. Organism reproduced by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spore by asexual spore they produce. जो फंगी होते हैं मोस्टली उनमें asexual reproduction होता है, asexual द्वारा वह स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेक्ट कर लीजिए, आने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो यीस्ट हाइड्रा होता है उनमें एसेक्सुअल बड होता है, वी ऑब्जर्व बडिंग के द्वारा होता है। इसमें बड बनती है, एक स्मॉल एक लार्ज। वो जब बड बनती है उस सम टाइम्स के बाद वो बड लार्ज और स्मॉल अलग हो जाती है, जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्मॉल है ये और ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये कुछ सम टाइम्स के बाद अलग हो जाएगी। एक ये वाली बर्ड बन जाएगी तुम्हारी और ये बर्ड बन जाएगी। ये जो होते हैं सिमिलर नहीं होते, इसमें एक तो छोटी होती है ये और एक तो बड़ी होती है और एक ये छोटी होती है। ये सम टाइम्स के बाद यहाँ से कट हो जाती है, इसे बोलते हैं बाय बडिंग। ये मोस्टली यीस्ट एंड हाइड्रा में होती है। इन प्लेनेरिया फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया जो होता है फ्लैट वर्म चपटे गर्मी है, प्लेटी हेल्मेंथीज में आते हैं, फाइलम प्लेटी हेल्मेंथीज में आते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, इनमें रीजनरेशन पर होती है। जैसे अगर एक प्लेनेरिया का जो आपका अगर प्लेनेरिया का आपका जो प्लेनेरिया का जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, अगर आप उसको कहीं से भी डिवाइडेड करते हैं तो वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक प्लेनेरिया है, आप इसको कहीं से भी डिवाइड कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, कहीं से भी कर दो, ये एक हर एक पार्ट्स न्यू प्लेनेरिया परफॉर्म हो जाएगा। ये अलग बना लेगा ऐसे, ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा। इसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerate the lost part of its body and becomes a new organism। देखो ये न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है हर एक पार्ट से। द फंगी, द फिलामेंटस algae, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंट। जो मॉस की प्रोटोनिमा होती है वो मल्टीप्लाई करती है फ्रेगमेंटन के द्वारा, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं और हर न्यू एक फ्रेगमेंट से एक न्यू प्रोटोनिमा बन जाता है और उसके बाद एक न्यू मॉसेस फॉर्म हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म like bacteria unicellular organism reproduction जो synonyms with growth, synonym bacteria algae और amoeba reproduction is synonymous with bacteria with growth, synonyms के द्वारा ये ग्रोथ करते हैं। increase in number of cells, in number of cells we have already defined growth as equivalent to increase in cell number। जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज सेल नंबर और इंक्रीज मास के इक्वल होती है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल नंबर बढ़ता जाता है और उसकी ग्रोथ उसका अंदर मास भी इंक्रीज होता जाता है। हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर टू वेरी क्लियर, ये एक सिंगल में बहुत क्लियर होती है। द यूजेज ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस,
टू टर्म यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग्स होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे म्यूल्स, स्टरलाई वर्कर बी, इनफर्टाइल वुमेन्स कपल्स। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी अन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो जो अगर कोई जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता। जैसे इनफर्टाइल वर्कर्स भी होते हैं, म्यूल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा हो सकता है। अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना आप के द्वारा रिप्लिकेट होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस 100% होती है। हमारी एक सेल में 1000 ऑफ रिएक्शंस चल रही होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा माइंड वर्क कर रहा है, तो उसमें जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर 1000 ऑफ रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होंगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं केमिकल से मेड अप होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन। जो वेरियस क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जिनके फंक्शंस साइज होते हैं, साइज और फंक्शंस होते हैं, स्मॉल साइज बिग और स्मॉल होते हैं और वेरियस फंक्शंस होते हैं। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। जो अदर बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं अपने वर्क के साथ साथ। दीज कन्वर्ट्स आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। जो फंक्शन के साथ साथ केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देयर आर 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड आर लिविंग। देखो मैंने कहा ना 1000 ऑफ रिएक्शंस हमारी इवन वन सेल में, एक सेल में 1000 रिएक्शंस होती रहती है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑल प्लांट एनिमल फंगी ऑल प्लांट एनिमल फंगी एंड माइक्रोब्स एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म। जो जितने भी प्लांट एनिमल्स फंगी एंड माइक्रोब्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म एक्सहिबिट करते हैं। मैंने कहा जितने भी लिविंग होते हैं मोस्टली मेटाबॉलिज्म एक्सहिबिट करते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी हमारे अंदर बॉडी जितनी टोटल रिएक्शंस है वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा होती हैं। मतलब नो लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म। हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म एक्सहिबिट नहीं करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल्फ। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड डिमॉन्स्ट्रेट हो जाती है इन सेल्फ सिस्टम में। अनआइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब में भी। जैसे हम आउटसाइड ऑफ बॉडी अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करें, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में एक फीमेल्स का ओवम एंड मेल्स का इसम ले लेते हैं। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइंड फीचर है और लिविंग का विदाउट एक्सेप्शन के। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो विट्रो में कराते हैं हम, जैसे टेस्ट ट्यूब में भी होता है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इन विट्रो में आर नॉट लिविंग, वो लिविंग नहीं है। बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकती, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस हो सकती है, वो लिविंग्स हो सकता है। बट जो टेस्ट ट्यूब में बेबी बना रहे हैं वो लिविंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस हो सकती है, मगर बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती। हैंस सेलुलर एनसीईआरटी के थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो सकती, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस हो सकती है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का डिफाइंड फीचर है
perhaps the most obviously and technically complicated feature of all living organisms. जो defining feature is cellular organizations most complicated feature of all living most complicated feature of all living organisms का is the ability to sense their surrounding or environment and response to these environment stimuli, which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organs. जो सेलुलर ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें सेंस करने के लिए रेसिप्टर्स होते हैं ताकि हम अपने चारों ओर का जो इन्वायरमेंटल है उसको सेंस कर सकें, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल्स। ये एक लिविंग ऑर्गन के मोस्ट फीचर हैं। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, और उन सेंस ऑर्गन के द्वारा हम अपना सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम सेंस कर सकते हैं। प्लांट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट जो सेंस करते हैं वो अब रेस्पॉन्ड करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिक पोल्यूशंस, जैसे लाइकेंस होते हैं वो पोल्यूशंस एरिया जो होता है, पोल्यूशन एरिया वो उसके सेंसिटिव होते हैं। जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। जैसे अब किसी हमने गमले को लगा दिया है अंदर विंडो पर और वहाँ से सनलाइट आ रही है तो वह गमला सनलाइट की ओर ग्रो करने लगेगा। इससे पता लगता है कि वो लाइट को सेंस कर रहा है, यानी कि वो उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड फीचर है। ये इसका एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर। लाइट की वजह से वो उसकी ओर ग्रो करने लगेगा और उसका तना जो वो स्टेम है वो मूव कर जाएगा थोड़ा सा एक्सियल पोजीशन से। ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। जो प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सब इन्वायरमेंट्स को सेंस करते हैं, रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सेशनल ब्रीडर्स, जो फोटो पीरियड होता है वो ब्रीडर्स को इफेक्टेड करता है। जैसे अब स्प्रिंग सीज़न की जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग होती है और तुम्हारे विंटर सीज़न की जो क्रॉप्स होती है वो अलग होती हैं, यानी कि फोटो पीरियड अफेक्टेड करता है रिप्रोडक्शंस को। जैसे जो प्लांट्स होते हैं कुछ रिप्रोडक्शंस अपना सनलाइट के प्रेजेंट में करते हैं, सम सनलाइट की एब्सेंट में करते हैं, जिससे फोटो पीरियड का बहुत ही इफेक्टेड पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। बोथ प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर केमिकल एंटर कराते हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर, तो उस केमिकल एंड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अवेयर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ह्यूमन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस होता है, ताकि वो पता कर लेता है कि मेरे अंदर कोई डिजीज़ एंटर कर रही है या कोई केमिकल एंटर कर रहा है तो उसे पता लगा देता है, वो उसकी एक्टिविटी शो करने लगती है। जैसे हमारे अंदर रेसिप्टर्स होते हैं वो हमें अवेयर करा देते हैं कि कुछ डिजीज़ जो आपके अंदर एंटर कर दी है, इससे बोलते हैं हम सेल्फ कॉन्शियस, हम उसको पहचान लेते हैं, यानी कि हमें कुछ एक्टिविटीज़ होने लगती है जो हमारे रेसिप्टर उनको हम अवेयर करा देते हैं। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उससे डिफाइन कर दें कि हमें क्या डिजीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं कॉन्शियसनेस से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। When it come to human beings, it is all the more difficult to define the living state. लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल, जब पेशेंट को कोमा में चले जाता इन हॉस्पिटल्स virtually supported by a chemical, supported by machine which replace heart and lungs। हम उसके मशीन के द्वारा सपोर्ट करके उसके हार्ट एंड लंग्स को
रिप्लेस करते हैं द पेशेंट इज़ अदरवाइज ब्रांडेड, अगर उसका अदरवाइज का ब्रांडेड हो जाए द पेशेंट हैज़ नो सेल फोन जिसने, तो उस नो कैल्शियम तो उसकी सेल कॉन्शियस वो जीरो हो जाती है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल, वो पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में कम बैक नहीं हो सकता, वो अपनी नॉर्मल में कब जल्दी से आ नहीं सकता, वो कभी आ नहीं सकता। लिविंग और नॉन लिविंग, उसे हम ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं ना ही लिविंग, क्योंकि उसका ब्रेन डेड है बट उसका जो हार्ट है और लंग्स है वो वर्क कर रहे हैं। पता नहीं कभी भी आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो उसकी जो कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो सबसे पहले आप देख चुके हैं, कुछ भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। आपको जो समझ में नहीं आया हम उसको रिप्लाई करेंगे और उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए द कॉम्पिटिशन फर्स्ट ओवर माई चैनल। थैंक यू।